गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। दिस इज वेरिएशनल प्रिंसिपल और इस टॉपिक का आज पहला लेक्चर है। दिस इज द टॉपिक फ्रॉम चैप्टर नंबर 7 ऑफ द ग्रिफिथ और ये ग्रिफिथ का सेकेंड एडिशन है। थर्ड एडिशन में मोस्ट प्रोबेबली दिस वुड बी चैप्टर नंबर 8। अच्छा, ये जो प्रिंसिपल है और इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये प्रिंसिपल क्या है और इस प्रिंसिपल के जरिए हम किन चीजों की मेजरमेंट्स कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। So the first of all, the variational method is a specialized approach that may be used to estimate the ground state energy of the system. तो एक तो आप अपने ज़हन में ये रख लीजिए कि हम इस प्रिंसिपल के जरिए किसी भी सिस्टम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकाल सकते हैं। अब इसमें अहम बात क्या है, क्योंकि इससे पहले तो आपने वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स के केस में भी एनर्जी निकाली है, वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में भी एनर्जी निकाला है हमने, इवन हाइड्रोजन एटम को भी सॉल्व किया है। तो ये एनर्जी निकालना क्या अहम है, इसके बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ। ऑब्वियसली वी नो दैट दिस ग्राउंड स्टेट हैज एन एसोसिएटेड आइगन state phi 1 that must satisfy the Schrodinger equation. और अगर आपके पास कोई ग्राउंड स्टेट फंक्शन गिवन है तो उसके लिए फिर आप ये श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और उसके नतीजे में आपको एनर्जी मिल जाएगी। या इवन इफ यू हैव ग्राउंड स्टेट आइगन स्टेट और अगर हैमिल्टोनियन मालूम है तो फिर आप उसको ऑपरेट करवाते हैं and as a result of this operation you will get ground state energy. अब सवाल ये पैदा होता है कि वेरिएशनल प्रिंसिपल में भी हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालना चाहते हैं। So what is the difference between this method or a variational method? The variational method is useful to estimate the eigenenergies of the system whose Hamiltonian is known, but the eigenstates are not known. तो ये एक मेजर डिफरेंस है। यानी हमारे अब तक हमने जो किया था वो ये था कि हमारे पास किसी ग्राउंड स्टेट की करस्पॉन्डिंग आइगन स्टेट मौजूद थी और हमें हैमिल्टोनियन भी मालूम था। तो उसके नतीजे में फिर हम एक सिंपल कैलकुलेशन के जरिए यानी श्रोडिंगर इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम ग्राउंड स्टेट की एनर्जी निकालने में कामयाब हो जाते थे। लेकिन अब कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर हमारे पास हैमिल्टोनियन तो हमें मालूम होगा लेकिन आइगन स्टेट हमें नहीं मालूम होगी। तो अब अगर आइगन स्टेट नहीं मालूम है तो फिर हम जाहिर है श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते विदाउट नोइंग एन आइगन स्टेट, क्योंकि श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको आइगन स्टेट भी चाहिए और हैमिल्टोनियन भी चाहिए। और ये हैमिल्टोनियन अनपर्टर्ब्ड हो या फिर पर्टर्ब्ड हो, जो भी केस हो, आपको हैमिल्टोनियन आपके पास हो और आइगन स्टेट मौजूद हो, आप बड़ी आसानी से श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करते हैं और एनर्जी हासिल कर लेते हैं। और ना सिर्फ ग्राउंड स्टेट एनर्जी हासिल करते हैं बल्कि आप तमाम स्टेट्स की एनर्जी मालूम कर सकते हैं। नाउ वेरिएशनल प्रिंसिपल में इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे आपको अगर आइगन स्टेट के बारे में नहीं मालूम तो भी आप इस तरीके को इस्तेमाल करके ग्राउंड स्टेट की एनर्जी निकाल सकते हैं। सो दिस इज द प्रिंसिपल, वी कॉल इट द वेरिएशनल प्रिंसिपल। सो अब हमें करना क्या होगा? तो सबसे पहला काम तो हमें ये करना होगा कि पिक एनी नॉर्मलाइज्ड फंक्शन psi such that the expected value of Hamiltonian is as follows. अब आप ये कह सकते हैं कि अभी तो हम कह रहे थे कि हमें फंक्शन मालूम ही नहीं होगा। यस, फंक्शन के बारे में हमें मालूम नहीं होगा, लेकिन हमें
अपने तौर पर एक ट्रायल फंक्शन गैस करना होगा, क्योंकि सिस्टम के बारे में तो वाकिफियत है हमें कि वन डायमेंशनल बॉक्स में जो सोल्यूशन है वो किस तरह के होते हैं, या हार्मोनिक ऑसिलेटर का सोल्यूशन क्या होता है। लेकिन अगर एग्जैक्ट फंक्शन हमें नहीं मालूम तो फिर हम कोई अपने अंदाजे से एक गैस करके कोई एक ट्रायल फंक्शन हासिल करते हैं। अब ट्रायल फंक्शन अगर हमारा एग्जैक्टली सिमिलर हो कि किसी ग्राउंड स्टेट फंक्शन के, तो फिर जो एनर्जी निकलेगी वो तो एग्जैक्ट एनर्जी होगी। लेकिन अमूमी तौर से चूंकि हम ये ट्रायल फंक्शन ले रहे हैं, हम अंदाजे से कोई फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, तो उस केस में जो एनर्जी हासिल होती है वो ग्राउंड स्टेट्स के मुकाबले में जरा सी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे जो इनइक्वालिटी नजर आ रही है आपको कि ये जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन जो है ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी के बराबर भी हो सकता है, और ये जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है ये जरा सा ज्यादा हो सकता है किसी ग्राउंड स्टेट से। अब अगर ये फंक्शन जो आपने एक चूज किया है बाय जस्ट यूजिंग योर गेस, तो अगर ये ग्राउंड स्टेट फंक्शन के बहुत क्लोज होगा तो फिर इक्वल का साइन यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अगर ये फंक्शन ग्राउंड स्टेट के लिहाज से थोड़ा मुख्तलिफ होगा तो फिर ये जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है ये जरा सी ज्यादा निकलेगी एज कंपेयर टू दिस ग्राउंड स्टेट एनर्जी। और इस चीज को हम बड़ी आसानी के साथ प्रूव भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, since the unknown eigenstate of Hamiltonian form a complete set, we can express psi as a linear combination of different states. और इस linear combination से आप वाकिफ हैं, कोई भी अगर आपके पास बेसिस हैं तो आप different coefficient के साथ आप उसको expand कर सकते हैं over the n number of bases में in the Hilbert space. और इस कंडीशंस के तहत कि जितनी भी बेसिस हैं वो श्रोडिंगर इक्वेशन को फॉलो करेंगे। ओके, सिंस psi is normalized, then we can write this psi as in terms of the Dirac function. ये 1 के बराबर होगा, so this is nothing but the probability by the way। और इसकी जगह पे जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे इनकी जगह पर, तो आप ये जानते हैं कि जो ब्रा वेक्टर है उसको जब आप जब नोटेशन खत्म करते हैं तो फिर कंजुगेट लिया जाता है, और जो कैट वेक्टर है उसको एज इट इज लिख दिया जाता है। तो मैं यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो एक समेशन साइन m पे होगा, cm कंजुगेट, क्योंकि ये ब्रा वेक्टर का कोफिशिएंट है, cn आया है इस कैट वेक्टर के साथ, और ये एक डिराक नोटेशन में लिखा जा सकता है। ओके, अब अगर ये दोनों इंडिसेस बराबर हों, जो कि यहाँ पे हमने कहा है कि ये 1 है, तो 1 की सूरत तो यही हो सकती है कि m और n दोनों एक जैसे हों। तो उस सूरत में ये जो डिराक नोटेशन है ये दिस इज गोइंग टू बी 1, और ये दोनों इंडिसेस भी सेम हो जाएंगे, सो दिस विल बी cn स्क्वायर, और इन दोनों समेशन में से कोई एक समेशन आप इस्तेमाल कर लेंगे बिकॉज n is equals to m. Also, if you take expectation value of Hamiltonian, तो क्या होगा, यानी इस जगह पे मैं अगर h अप्लाई कर दूं तो h यहाँ पर लिखा जाएगा और h इस पे अप्लाई होगा, जिसके नतीजे में आपको en मिलेगा, और ये en ये लिखा हुआ है। And once again you will have Dirac function psi m psi n, और इन दोनों इंडिसेस को जब आप सेम करेंगे तो you will have en times cn स्क्वायर। तो यहां से आप एनर्जी निकाल सकते हैं। Okay, but the ground state energy is by definition the smallest or the least amount of energy of the corresponding eigenstate. Therefore, we can write Eg is smaller or equal than En.
यानी पिछली इक्वेशन में अगर दोबारा से जाएं तो ये जो इक्वेशन मिली है ये हमें अगर ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी हो तो फिर तो इक्वालिटी का साइन लगेगा, ये वाली। लेकिन ये एनर्जी अगर जरा सी ज्यादा हो तो फिर ये जो इनइक्वालिटी का साइन यहाँ पर आ जाएगा। यानी दोनों पॉसिबिलिटी हैं। जैसा कि मैंने कहा, ये डिपेंड करता है कि आप जो फंक्शन चूज कर रहे हैं वो किसी ग्राउंड स्टेट फंक्शन के कितना क्लोज है। अगर एग्जैक्ट ग्राउंड स्टेट फंक्शन आपने चूज कर लिया तो फिर एनर्जी जो है वो एग्जैक्ट ग्राउंड स्टेट की आ जाएगी। लेकिन अगर आपका जो चूजन फंक्शन है वो जरा सा मुख्तलिफ हो तो फिर ये जो ई एन है ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी के मुकाबले में अलग होगी। लिहाजा इस मेथड को हम एक एस्टिमेट मेथड भी कहते हैं। इससे हम अगर एग्जैक्ट एनर्जी नहीं निकाल पाते लेकिन फिर भी जो एनर्जी निकलती है वो क्लोज टू द एग्जैक्ट वैल्यू होती है। लेकिन फर्क यह है कि यहाँ पर आपको श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यानी अगर श्रोडिंगर इक्वेशन को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो फिर क्या तरीका होगा एनर्जी निकालने का। उसके लिए यहाँ पर मैंने आपके सामने 4 सिंपल स्टेप्स मैं लिख रहा हूँ। सबसे पहले क्या काम है? सबसे पहले आपने चूज करना है अ ट्रायल नॉर्मलाइज वेव फंक्शन। वेल, अगर नॉर्मलाइज नहीं है तो उसको नॉर्मलाइज कर लिया जाएगा और वो तो आप जानते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज टू पिक अप अ ट्रायल वेव फंक्शन जिसको हम साई कह रहे हैं फिलहाल। स्टेप नंबर 2, डिटरमिन द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन। यानी आप h expectation निकालेंगे and expectation of h can be written as psi bra vector h and psi cat divided by the probability. In fact, अगर function normalize है तो फिर ये जो denominator वाली term है this is going to be 1, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो normalize function के लिए आपके पास जो expectation value है वो ये हो जाएगी। जैसा कि मैंने कहा कि हमें हैमिल्टोनियन मालूम होगा लेकिन साई हम खुद से अपने तौर पर एक गैस करेंगे तो फिर आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल सकते हैं। सो दिस वुड बी स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3, so we need to minimize this expectation value of h। अब इसमें कुछ डिपेंडेंसी होगी तो उस डिपेंडेंट वेरिएबल से आप इस expectation of h को minimize करेंगे। And you already know that the minimization of any curve कैसे किया जाता है। If you have a curve, so उस curvature के अंदर जो minimum value है उसको तलाश करने के लिए आप उसका derivative लेते हैं with respect to variational parameter और उस first derivative को आप equal to 0 कर देते हैं और उसके नतीजे में आपके पास उस वेरिएशनल पैरामीटर्स की वैल्यू आ जाएगी। इनफैक्ट ये जो अल्फा है दिस कुड बी एनी पैरामीटर्स जो कि इस साई के अंदर मौजूद होगा। तो स्टेप नंबर 3 में जब आप मिनिमाइज कर लेंगे तो उसके नतीजे में यू विल गेट अ पैरामीटर अल्फा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर खुद ही अल्फा कह दिया है, दिस कुड बी एनी ए बी सी और व्हाटएवर। तो जब ये निकल आएगा तो फिर आपने 4th स्टेप में क्या करना है कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ दिस पैरामीटर जो कि आप स्टेप नंबर 3 से निकालेंगे, इसको आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे स्टेप नंबर 2 में जो आपने एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाला होगा। यानी यहाँ पे जहाँ पे अल्फा होगा उस अल्फा की जगह पर इस अल्फा को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एंड दैट्स इट। I mean, these are the simple 4 steps. You can follow it and then you can get the ground state energy of any unknown eigenstate of the system. Okay, now अब इस चीज को मजीद क्लैरिटी के लिए मैं इसी बुक से एक सिंपल एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं, तो पहले उसे देख लीजिए।
उसके बाद फिर हम मजीद प्रॉब्लम की तरफ आते हैं. So this is the example number 1. ये इसी बुक से है जो मैंने आपको अभी शो किया है, और hopefully third edition में भी ये example number 1 ही होगा. So the question is, suppose we want to find the ground state energy for the one-dimensional harmonic oscillator, and the Hamiltonian of harmonic oscillator is already known, and this consists of two terms. First is a kinetic energy, other is a potential energy. और इस हैमिल्टोनियन को यूज करते हुए आपने वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर को सॉल्व किया है, उसके आइगन स्टेट निकाले हैं और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग आइगन एनर्जीज निकाली हैं, और उसके बाद फिर लैडर ऑपरेटर के फॉर्म में लिखकर आपने और ज्यादा कैलकुलेशन को आसान भी बना लिया था. अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें वन हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में ग्राउंड स्टेट एनर्जी तो मालूम है, जो कि हमने पहले निकाला हुआ है. तो यहाँ पे इसको करने का मकसद ये है कि हम फर्ज कर रहे हैं कि हमें नहीं मालूम, और वेरिएशनल प्रिंसिपल को अप्लाई करके हम वो निकालना चाहते हैं. तो और ये देखना चाहते हैं कि क्या वो वैल्यू हम इस मेथड के तहत हासिल कर सकते हैं. मैं एक दफा फिर आपके सामने ये बताता चलूं कि दिस इज अ मेथड वेयर वी इग्नोर श्रोडिंगर इक्वेशन. बाय द वे, इससे पहले जो आपने वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर सॉल्व किया है, वहां पर आपने श्रोडिंगर इक्वेशन का इस्तेमाल किया था, लेकिन यहाँ पर हम ये जो 4 स्टेप मैंने आपको बताए हैं, यहाँ पर किसी भी जगह पर श्रोडिंगर इक्वेशन का इस्तेमाल नहीं किया गया. ओके, सो as I said before, that we already know the exact answer, which is given with this equation. So ground state energy of one-dimensional harmonic oscillator is half h cut omega, where omega is an angular frequency of the harmonic oscillator. Now, but this makes it a good test of the method. यानी अगर हम वेरिएशनल मेथड को सॉल्व करके फर्ज कर लें कि हमें ये नहीं मालूम, और हम ये भी फर्ज कर लें कि हमें आइगन स्टेट, ग्राउंड स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन स्टेट है वो भी नहीं मालूम है, जबकि हैमिल्टोनियन हमें मालूम है, तो फिर हम क्या वेरिएशनल मेथड से इस एनर्जी को हासिल कर सकते हैं. सो दिस इज आवर motive to solve this simple example. So let's pick up a trial wave function. यानी जो फर्स्ट स्टेप है वेरिएशनल प्रिंसिपल का, उसमें हम एक गेस करते हैं कोई भी फंक्शन. अब फंक्शन को गेस करने का तरीका क्या होगा? जाहिर है आप कोई भी इक्वेशन तो नहीं ले सकते. आपको वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में ये तो मालूम है कि जो ग्राउंड स्टेट फंक्शन होता है वो ऐसा होता है कि उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बाउंड्रीज के ऊपर वैनिश हो जाती हैं, लेकिन विद इन द बाउंड्रीज प्रोबेबिलिटीज वैनिश नहीं होती. और इस चीज को आप यहाँ पे देख सकते हैं. यानी आपके पास ये जो फर्स्ट ग्राफ है, दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू द साइन नॉट स्क्वायर, जहाँ पे n 0 होगा तो वो ग्राउंड स्टेट को कॉरस्पॉन्ड करेगा, और ये इसकी प्रोबेबिलिटी को प्लॉट किया गया है. तो ये जो डॉटेड लाइन है, दीज आर द बाउंड्रीज ऑफ द हार्मोनिक ऑसिलेटर. तो ग्राउंड स्टेट का जो फंक्शन है वो ऐसा है कि सिर्फ बाउंड्रीज के ऊपर वो वैनिश होता है, और विद इन द बाउंड्री वो वैनिश नहीं होता. जबकि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में देखें तो बाउंड्रीज के ऊपर तो उसको वैनिश होना ही चाहिए, लेकिन इसके अलावा इस दरमियान में भी वो जो प्रोबेबिलिटी है वो वैनिश हो रहा है. यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर ये एक नोड मौजूद है. इसी तरह से आप और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की तरफ जाएंगे तो नंबर ऑफ नोड्स की तादाद 2 हो जाएंगी. थर्ड एक्साइटेड स्टेट की तरफ जाएंगे तो नंबर ऑफ नोड्स की तादाद 3 हो जाएगा, वगैरह वगैरह. तो ये एक तरीका होता है कि हम by considering the number of nodes we can pick up a wave function which is very close to the exact value of the eigenstate. Okay, so थोड़ा सा और देख लीजिए कि हम
किसी भी फंक्शन को जब आप पिकअप करते हैं तो उसके क्या तरीक़ेकार होने चाहिए। मिसाल के तौर पर as an example we already know the eigenstate of one dimensional potential box। वाकिफ हैं आप इनसे, यानी उसकी ये इक्वेशन होती है स्क्वायर रूट 2 by a sin n pi by a into x। बिल्कुल आप वाकिफ हैं इन चीजों से। So if I draw the probability of this equation, so आपके पास कोई इस तरह का ग्राफ मिलता है, यानी ये जो पहली स्टेट्स है ये इनफैक्ट साई वन स्क्वायर है, तो इसका मतलब है ये प्रोबेबिलिटी प्लॉट किया गया है। तो वंस अगेन जब ग्राउंड स्टेट होता है तो फिर प्रोबेबिलिटी सिर्फ बाउंड्रीज के ऊपर वैनिश होती हैं और बाउंड्रीज के अंदर किसी भी जगह पे वो वैनिश नहीं होती। तो दूसरी बाउंड्री ये वाली है, यहाँ पर भी ये वैनिश हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ नोड्स अगर हम देखना चाहें तो वो ग्राउंड स्टेट में नहीं होते, यानी 0 के बराबर होते हैं। सो और वो आप इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल्स टू n-1। n इज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो ग्राउंड स्टेट का मतलब है n1, सो 1 - 1 0। इसका मतलब है कि ग्राउंड स्टेट में कोई नोड्स मौजूद नहीं है। ओके, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आइए, यानी साई 2 स्क्वायर। यहां पर आपके पास बाउंड्रीज के ऊपर फंक्शन वैनिश होगा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक नोड भी मौजूद है जो कि एग्जैक्टली इस वेल के दरमियान में होगा। तो इस इक्वेशंस के तहत नंबर ऑफ नोड्स निकालना चाहें तो 2 - 1 1। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में नोड्स की तादाद 1, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में नोड्स की तादाद 2, इसी तरह से थर्ड और फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में नोड्स की तादाद निकाल सकते हैं। अब अगर ये इंफॉर्मेशन आपके पास है तो चलिए अब हम, और इस इक्वेशन से भी आप वाकिफ हैं कि हमें पता है कि ये एक जनरल इक्वेशन है और इस इक्वेशन से आप हर स्टेट के करस्पॉन्डिंग स्टेट लिख सकते हैं, यानी साई 1 लिख सकते हैं, साई 2 लिख सकते हैं, साई 3 लिख सकते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन इस फंक्शन के अलावा मैं एक और फंक्शन भी ले सकता हूं जो कि वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। मिसाल के तौर पर इस इक्वेशन को देखिए, साई n of x is equals to x multiplied by a minus x। अब मैंने ये साई n तो लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे n डिपेंडेंसी नहीं आ रही, तो आप भले ही इसको यहाँ से इग्नोर कर दीजिए। तो अब ये चेक करना होगा कि ये मैंने इक्वेशन जो लिखा है क्या ये ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट करता है या फिर किसी हायर एक्साइटेड स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। तो तरीका क्या होगा? तरीका ये होगा कि आप इसमें नोट्स तलाश करेंगे कि इसमें नोट्स कितने हैं। तो जैसे ही आपको नोट्स के बारे में मालूमात हो जाएंगी तो आपका अंदाजा काफी हद तक दुरुस्त हो जाएगा कि ये जो इक्वेशन है ये किस स्टेट को कॉरस्पॉन्ड कर रही है। नोट्स निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको ये करना होगा कि यू जस्ट नीड टू इक्वेटेड दिस इक्वेशन टू 0, और जब आप इसको 0 करेंगे, once again we have two multiplicative terms and both are equal to 0. That means both are individuals is equals to 0. Okay, so x भी 0 हो जाएगा और x is equals to a के बराबर आ जाएगा। अब आप ये देख लीजिए कि x0 ये बाउंड्री है, x is equals to a ये भी बाउंड्री है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो दो रूट्स आए हैं वो बाउंड्रीज के ऊपर हैं, यानी फंक्शन इन दोनों वैल्यू को अगर मैं अपनी जो हमने फंक्शन एज्यूम किया हुआ है यहां पर सब्स्टिट्यूट करूंगा, यानी इसमें मैं 0 रख दूं तो भी ये फंक्शन 0 हो जाएगा, और इस इक्वेशन में मैं x की जगह पे a रख दूं तो भी ये फंक्शन 0 हो जाएगा। और इत्तेफाक से ये जो दो रूट्स निकले हैं ये दोनों बाउंड्रीज की वैल्यूज हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि बाउंड्रीज पर फंक्शन 0 के बराबर है। और इसका मतलब ये भी हुआ कि हमारी गिवन इक्वेशन में या हमारी जो ट्रायल इक्वेशन है
उसमें कोई नोड्स मौजूद नहीं है। ओके, so number of nodes and principal quantum number can be related as follows. So अगर आपके पास नोड्स नहीं है तो इसका मतलब है नोड 0, और यहां से आप n की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो एक ट्रायल फंक्शन लिया है that corresponds to the n is equals to 1, and n1 is nothing but the ground state of one-dimensional potential box. So this is how we can approximately guess the trial wave function. Okay, एक और एग्जांपल देख लीजिए. So let's have a look another trial function. अब मैं पहले से थोड़ा सा मुख्तलिफ ले लिया मैं. x minus a by 2, a minus x, ये पहले से जरा सा मुख्तलिफ है. So once again, you just need to equate this equation to 0. और जब आप ऐसा करेंगे तो फिर आपके पास यहाँ से 3 रूट्स आ जाएंगी. x0 आ जाएगा, x is equals to a by 2 निकल आएगा, और x is equals to a निकल आएगा. And all of these values of x must satisfy our initial trial function, by the way. Okay, so if you consider इसमें जो first root है x is equals to 0, that corresponds to the boundary, in fact one of the boundary. X is equals to a corresponds to another boundary, जबकि x is equals to a by 2 corresponds to a nodes. और ये मैंने जब वेव फंक्शन ड्रॉ किया था तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर यानी x पे भी फंक्शन या प्रोबेबिलिटी 0 हो रही है, और a पे भी प्रोबेबिलिटी 0 हो रही है, और a by 2 के ऊपर भी प्रोबेबिलिटी 0 हो रही है. और आप ये उसके प्लॉट से देख सकते हैं कि a by 2 के ऊपर प्रोबेबिलिटी कब 0 होती है, जब आपके पास नोड्स मौजूद होता है सिस्टम में. तो यहाँ से पता चला कि हमारे पास ये जो ट्रायल फंक्शन है इसमें नंबर ऑफ नोड्स 1 है, एंड नंबर ऑफ नोड्स बराबर होता है n-1 के. सो इफ आई सब्स्टिट्यूट नंबर ऑफ नोड्स इक्वल टू 1, तो आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी 2. दैट मीन्स आवर trial function belongs to the first excited state where n is equals to 2. So this is how we can approximately choose a good trial function. और वेरिएशनल प्रिंसिपल में चूंकि हमें आइगन स्टेट तो मालूम ही नहीं होता, और यही आइगन स्टेट हमें चूज करना होता है जस्ट बाय नोइंग द सिस्टम इटसेल्फ. तो उसके लिए यही तरीक़ेकार हैं कि आप ग्राउंड स्टेट का फंक्शन ऐसा तलाश करें जिसमें नंबर ऑफ नोड्स 0 के बराबर हों. ओके, लेट्स गेट बैक टू द एग्जांपल नंबर 1 जहां से हमने स्टॉप किया था. तो मैं यहाँ पर ग्राउंड स्टेट फंक्शन जो कि ट्रायल फंक्शन मैं कह रहा हूँ, मैं कंसीडर कर रहा हूँ a एक्सपोनेंशियल माइनस b एक्स स्क्वायर, और in fact this is the Gaussian function having 0 nodes. This would be our good trial function for the ground state, in fact. और इसको जब आप ड्रॉ करते हैं तो you will have something like this. एक सिमेट्रिक फंक्शन होता है Gaussian फंक्शन, और दोनों बाउंड्रीज के ऊपर ये 0 होता है, और विद इन द बाउंड्री इसकी वैल्यू किसी भी जगह पर 0 नहीं होती. और हार्मोनिक ऑसिलेटर में भी उसका जो ग्राउंड स्टेट है वो इसी तरह से है कि उसमें कोई नोड्स मौजूद नहीं है. सो दिस इज आवर assumption और ट्रायल फंक्शन. अब यहाँ पे जो a है, दिस इज द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, वो हम मालूम कर लेंगे, एंड the eigenstate is exponential power minus b into x square, and the b is any arbitrary number. और जैसा कि आपको पता है कि किसी भी एक्सपोनेंशियल का जो आर्गुमेंट है वो डायमेंशनलेस होता है, तो ये जो b है इसकी डायमेंशन कुछ इस तरह से होगी कि वो इस एक्स स्क्वायर के डायमेंशन को खत्म कर दे. तो इनफैक्ट ये जो b है ये यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट हो सकता है. तो हमने ये एक
ये फंक्शन एज ए ट्रायल फंक्शन कंसीडर किया है। तो चलें, सबसे पहले तो हम इसको नॉर्मलाइज कर लेते हैं। एंड इन ऑर्डर टू नॉर्मलाइज द फंक्शन, वी ऑलरेडी नो कि हम यू नो psi conjugate psi into dx को इंटीग्रेट कर देते हैं फ्रॉम one end to the another end of the system। और यहाँ पे जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, अब हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन नहीं है, तो फिर जाहिर है इस कंजुगेट का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ऑल ऑफ दिस इंटीग्रल इज इक्वल्स टू 1 a स्क्वायर, और एक्सपोनेंशियल जो हमने ट्रायल फंक्शन लिया था उसका स्क्वायर करेंगे तो ये -2bx² आ जाएगा इंटू dx। नाउ वी नीड टू सॉल्व दिस इंटीग्रल, और वंस अगेन इस तरह के इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको पहले भी कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल बताए हैं, उसी का इस्तेमाल आप करेंगे। और वो जो इंटीग्रल है वो कुछ इस तरह से होता है। सो अब यहाँ पे x की पावर नहीं है, तो आप x की पावर को 0 फर्ज कर लीजिए। बाकी एक्सपोनेंशियल -2b, तो अल्फा जो है दिस वुड बी कंसीडर एज 2b और इज इक्वल्स टू 1। तो जब इस इंटीग्रल का सॉल्यूशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो फिर आपके पास इस पूरे इंटीग्रल का जो रिजल्ट आएगा वो स्क्वायर रूट पाई बाय 2b आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 1। और a की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लेंगे 2b डिवाइडेड बाय पाई होल पावर 1/4। तो जैसे ही a निकलेगा तो आपका जो ट्रायल फंक्शन है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा, और द कंप्लीट ट्रायल फंक्शन, इनफैक्ट कंप्लीट नॉर्मलाइज्ड ट्रायल फंक्शन कैन बी रिटन एज फॉलोज। तो एक तो स्टेप हमने ये कर लिया वेरिएशन प्रिंसिपल का कि एक नॉर्मलाइज्ड ट्रायल फंक्शन हमें गैस करना होता है। ओके, स्टेप नंबर 2 पे आइए। हमें हैमिल्टोनियन निकालना है इस फंक्शन के अगेंस्ट। हैमिल्टोनियन इज गिवन as follows, because we already know that the one dimensional harmonic oscillator में जो हैमिल्टोनियन है वो ये होता है, उसका जो पोटेंशियल है वो ये है। ओके, सो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन इज गिवन बाय, इसका जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है ये दो टर्म पर मुश्तमिल होगा। दिस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन corresponds to the kinetic energy. This expectation value of Hamiltonian corresponds to the potential energy. तो इन potential energy की जगह पे आप ये रखेंगे, kinetic energy की जगह पे आप ये सारी टर्म यहाँ पे रखेंगे। और इसको आसानी के लिए आप ये भी कह सकते हैं कि h expectation value of h is equals to expectation value of kinetic energy plus expectation value of potential energy. Let's recall equation number 1. Let's find one by one. और सबसे पहले हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल निकाल लेते हैं। इसको जब आप इंटीग्रल फॉर्म में लिखेंगे तो इस v की जगह पे आप ये सारी टर्म यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, और साई इंटू साई साई स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स टर्म नहीं है, और इंटू dx। ओके, कांस्टेंट को आपने इंटीग्रल से बाहर ले लिया है एंड योर इंटीग्रल बिकम दिस। स्टैंडर्ड इंटीग्रल का इस्तेमाल किया जाएगा। अब यहाँ पर x टू द पावर 2 मौजूद है, यानी x टू द पावर 2n का मतलब है कि यहाँ पर n 1 हो जाएगा, एंड अल्फा वुड बी 2b। तो सॉल्यूशन यहाँ पर मौजूद है, तो आप आई होप कि इसको तो आप कर ही लेंगे। And if you simplify this equation, you will get half m omega square 1/4b, और ये हो जाएगा m omega square divided by 8b. So this is expectation value of potential. इसी तरह से expectation value of kinetic energy भी आप निकाल लेंगे।
इनफैक्ट यहाँ पर -h² डिवाइडेड बाय 2m भी होना चाहिए, जो कि यहाँ पे मौजूद है, तो ये मैं लिखना यहाँ भूल गया। Anyway, if you take all of this constant, take it out from the integral, और once again standard integral का इस्तेमाल करेंगे, you will have h² b divided by 2m. So the total expectation value of Hamiltonian is equal to expectation value of kinetic energy plus expectation value of potential energy. तो यहाँ पर जब आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये इक्वेशन मिल जाएगी। Let's recall equation number 2. तो ये सेकेंड स्टेप हमने कर लिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है? थर्ड स्टेप में हमने इसको मिनिमाइज करना है विद रिस्पेक्ट टू बी। इनफैक्ट ये जो मैंने शुरू में आपको जब मैं स्टेप बता रहा था तो वहां पे हमने अल्फा से मिनिमाइज करवाया था, और अल्फा इस केस में बी है इनफैक्ट। ओके, सो अब ये तो आप कर ही सकते हैं, इसको डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू बी, और कुछ इस तरह की चीज आ जाएगी। सिंपलीफाई करेंगे तो आप यहां से बी निकालने में कामयाब हो जाएंगे। ओके, सो बी इज इक्वल्स टू m ओमेगा डिवाइडेड बाय 2h²। तो ये आपका स्टेप नंबर 3 हो गया। स्टेप नंबर 4 क्या है? So we need to substitute this value of B in the expectation value of Hamiltonian, which was equation number 2 in fact. So this is equation number 2. यहाँ पर B की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और चीजों को कैंसिल आउट कर दें, and then you will have h² ओमेगा डिवाइडेड बाय 2. अब यहाँ पर मिनिमम मैंने इसलिए लिखा, इसलिए कि आपने इस हैमिल्टोनियन को मिनिमाइज किया है बाय जस्ट टेकिंग फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0. दैट्स व्हाई वी नीड टू राइट अ मिनिमम वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन, जो कि आपके पास ये आ जाएगा। सो लकी इनफ वी गेट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी बिकॉज आवर ट्रायल फंक्शन वाज एग्जैक्ट corresponds to the ground state. So दिस इज कॉल्ड द वेरिएशनल प्रिंसिपल, कि वेरिएशनल प्रिंसिपल में आपने एक ट्रायल फंक्शन गैस करना होता है, और अगर ये फंक्शन आपका ज्यादा क्लोज है उस एग्जैक्ट फंक्शन के, तो फिर आपकी जो वैल्यू आएगी वो भी ग्राउंड स्टेट की एग्जैक्ट वैल्यू के बराबर आएगी, जैसा कि हमारे केस में हुआ है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो, इफ दिस वुड नॉट बी द केस, कि आपका जो ट्रायल फंक्शन है वो एग्जैक्ट फंक्शन के क्लोज नहीं है, तो फिर आपके पास जो एनर्जी निकलेगी वो एग्जैक्ट ग्राउंड स्टेट एनर्जी के मुकाबले में थोड़ी सी ज्यादा निकलेगी। यानी ये जो हैमिल्टोनियन है ये थोड़ा सा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी। तो इस एक्सपेक्टेशन वैल्यू में ये जो ट्रायल फंक्शन है, ये अगर हमारा गुड ट्रायल फंक्शन होगा, तो फिर यहाँ से जो एनर्जी आएगी वो ग्राउंड स्टेट एनर्जी के बराबर होगी। लेकिन अगर ये जो ट्रायल फंक्शन है ये गुड ट्रायल फंक्शन नहीं होगा, यानी एग्जैक्ट ग्राउंड स्टेट फंक्शन की तरह का नहीं होगा, तो फिर जो वैल्यू आएगी वो इस ग्राउंड स्टेट के मुकाबले में थोड़ी सी ज्यादा होगी। इसलिए ये ग्रेटर देन का निशान लगा हुआ है, ग्रेटर देन विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सपेक्टेशन वैल्यू। यानी मैं अगर राइट से लेफ्ट की तरफ देखूं तो ये जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू वुड बी ग्रेटर देन दैट ऑफ द ग्राउंड स्टेट एनर्जी इफ आवर ट्रायल फंक्शन इज नॉट exactly close to the the real eigenstate of the system. So this is how we can solve some cases जहां पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हैमिल्टोनियन मौजूद हो और आइगन स्टेट किसी वजह से नहीं मालूम हो।